हम आपको एम्पियर्स लॉ की कुछ बातें अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उसके बाद लिखने लगे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए यह नियम क्या है। सबसे पहली बात, एम्पियर्स का नियम गॉस के नियम के जैसा होता है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताता है, एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताता है। गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता है, एम्पियर्स लॉ क्लोज लूप पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, यानी गॉस लॉ में क्लोज सरफेस बनता है, एम्पियर्स लॉ में क्लोज लूप बनता है। लूप में सिर्फ लेंथ होता है, सरफेस में एरिया होता है। यानी आज जो लॉ आपको पढ़ना है एम्पियर्स लॉ, इसमें जो लूप आप लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में हम लोग लेने वाले हैं, वह लूप में सिर्फ लेंथ होगा, वह वन डायमेंशनल होगा। कहने का मतलब उसमें सिर्फ लेंथ होता है, विथ या थिकनेस नहीं होते हैं। दैट इज क्लोज लूप। इसके बाद आपको बताए हैं कि गॉस लॉ में जिस क्लोज सरफेस का हम लोग इस्तेमाल करते थे उसका नाम रखते थे गॉसियन सरफेस। एम्पियर के नियम में जिस लूप का आप चर्चा कर रहे हैं उसका नाम रखा गया है एम्पीरियन लूप। तो यह एक लूप होता है जो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड कहने का मतलब जहां से शुरू होगा फिर घूमते हुए वहीं वापस लौट के आएगा। नेक्स्ट, एम्पियर का लॉ यह बताता है कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर होता है म्यू नॉट इनटू आई के। ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसके बगल में जो आई लिखे हैं यह उस करंट का वैल्यू है जो क्लोज लूप के अंदर में होगा। आपको याद दिलाने के लिए नीचे यह इक्वेशन लिखे हैं, दिस इज गॉस लॉ। ये दोनों इक्वेशन में ये जो सर्कुलर साइन आप देख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड। ये क्लोज सरफेस है, यह क्लोज्ड लूप है, यही अंतर है दोनों। इस दोनों सर्कुलर सिंबल का मतलब क्लोज्ड है, जहां से स्टार्ट वहीं पर एंड। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब देखिए गॉस लॉ में जब आप पढ़ते थे तो बताते थे इस फार्मूला में यहां पर उस चार्ज को रखते हैं जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर में रहता है। आज कह रहे हैं एम्पियर्स लॉ में यहां उस करंट को लिखेंगे जो लूप के अंदर में होगा, जो क्लोज लूप के अंदर में होगा। एम्पियर्स लॉ यही है जैसा कि आप देख रहे हैं। एक और दोनों में सिमिलरिटीज है। ये जो इक्वेशन आप लिखे हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद देखिए यह क्या है, एरिया। इसके बाद क्या है, लेंथ। एम्पियर्स लॉ में लेंथ है और गॉस लॉ में एरिया है। इससे भी आपको समझना है कि यहां क्लोज सरफेस होता है, यहां क्लोज लूप होता है। लूप में सिर्फ लंबाई होता है इसीलिए डीएल लिखते हैं, सरफेस में एरिया होता है इसीलिए डीए लिखा जाता है। हर तरह से आप कंफ्यूजन में न हो इसका हम प्रयास शुरू में ही किए हैं, आगे जब एप्लीकेशन पढ़िएगा तो और आसान हो जाएगा। एक और बातें आप यहां से जानिए, बायोट-सेवर्ट लॉ हम लोग पढ़े हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ में भी डीएल था, आप सब लोग को याद होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एम्पियर के नियम में भी डीएल आया है, लेकिन इस दोनों डीएल में जमीन आसमान का अंतर है। वहां जो डीएल था वह डीएल करंट पर लिया जाता था, जिस वायर में करंट होगा उसी में डीएल लेंगे। लेकिन अभी जो आप डीएल या डीए लिखे हैं यह क्लोज लूप में लिया गया होगा, क्लोज सरफेस में लिया गया है। ये जो एम्पियर्स लॉ में डीएल एलिमेंट आप लिए हैं, लेना आज भी डीएल है लेकिन करंट में नहीं, लूप में लेना है। ये एरिया चार्ज में नहीं लेते थे, क्लोज सरफेस में लेते थे। याद होगा गॉस लॉ से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते थे। गॉसियन सरफेस पर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स निकालते थे, तब गॉस लॉ अप्लाई करते थे। बिल्कुल वैसे ही यहां भी करंट फ्लो होगा तो सबसे पहले आपको लूप बनाना है और लूप में डीएल एलिमेंट लेना है, करंट में नहीं, डीएल एलिमेंट लूप में लेना है। ये सभी लाइन जो आप लिखे हैं इसी के नीचे नोट दे करके लिखिएगा।
लिखिएगा नोट दे करके ऐसे, डीएल वेक्टर इज ऑलवेज टेकन, DL vector is always taken on closed loop जो लिखे हैं उसी के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एम्पीरियन लूप, इस इक्वेशन में जो डीएल है यह डीएल एम्पीरियन लूप पर लिया जाता है, यही बात अभी आप लिखे। अब चलिए एम्पीरियन लूप के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। हम काम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे गॉस लॉ में किए थे। गॉस लॉ जिस दिन आप देखिएगा पढ़े हैं आप नोटबुक में देख सकते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखने के बाद सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़े थे गॉसियन सरफेस। आज वही काम कर रहे हैं। आज एम्पियर्स लॉ में हम लोग के सामने लूप है, इसीलिए लूप को पढ़ेंगे, लूप को सीखेंगे, क्योंकि बगैर लूप के एम्पियर्स लॉ आप यूज नहीं कर पाइएगा। तो हमने हेडिंग दे दिया है एम्पिरियन लूप। यह वही लूप है जो एम्पियर्स लॉ में क्लोज लूप के नाम से जाना जाता है। एम्पिरियन लूप क्या कहते हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं। द क्लोज लूप विच इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ इज कॉल्ड एम्पिरियन लूप। अब यह लूप होता कैसा है, बनाते कैसे हैं, यह सीखना है हम लोग को, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा बड़ी बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, सीधा सीधा किसी भी वायर में करंट फ्लो होगा तो वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाएगा। किसी भी वायर में करंट के ड्रॉ होने से या फ्लो होने से उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वही फील्ड लाइंस एम्पीरियन लूप के लिए लिया जाता है। या एम्पीरियन लूप के टर्म में किसी करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है। तो क्लोज लूप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में है उसी को हम लोग यहां पर एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं। तो एम्पीरियन लूप और कुछ नहीं है, यह करंट के चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो ऑलरेडी क्लोज लूप में होता है। और हम लोग तो ये भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वह हमेशा सर्कुलर ही बनता है। ऑलवेज फॉर्म सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ करंट। तो करंट के चारों तरफ जो आप सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एम्पीरियन लूप के टर्म में या एम्पीरियन लूप के रूप में लिया जाता है, ठीक है। यहां पर कुछ फिगर बना के आपको बताते हैं। देखिए यह करंट है, यह करंट जेड एक्सिस के तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइएगा तो ये डायरेक्शन भी इसका हम लोग जानते हैं। ये जो सर्किल बना है इसी सर्किल को फील्ड लाइंस कहेंगे और फील्ड लाइंस को ही एम्पीरियन लूप, इसी का नाम एम्पीरियन लूप भी हम लोग रखेंगे। यानी एम्पीरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही लेना है। अगर कोई करंट माइनस जेड एक्सिस के तरफ फ्लो होता है फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यह भी है आपका एम्पीरियन लूप। नेक्स्ट, अगर कोई करंट ऐसे फ्लो कराते हैं तो हम लोग जानते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह के सर्किल में बनते हैं। यानी यहां पर यह जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसी को एम्पीरियन लूप लिया जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि करंट अपने चारों तरफ एक ही फील्ड लाइन नहीं बनाता है, अनगिनत फील्ड लाइन बनाते हैं। कोई फील्ड लाइन यहां पर होगा, कोई यहां पर, कोई यहां पर, कोई यहां पर, यहां पर, यहां पर। जहां पर आपको जरूरत होगा वहीं पर क्लोज लूप बनाइए, वही होगा एम्पीरियन लूप। और एम्पीरियन लूप हमेशा
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही होता है, एकदम निश्चित रूप से। दिस इज एम्पीरियन लूप। तो हम लोग एम्पीरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही लेते हैं। नेक्स्ट, एम्पियर के लॉ में जो आप डीएल वेक्टर देख रहे हैं, हम बार बार इस पर आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यही मेन कड़ी है एम्पियर्स लॉ को पढ़ने का। आप ये समझ गए एम्पियर्स लॉ आपके मुट्ठी में। बायोट सेवर्ट लॉ से थोड़ा इसका नेचर डिफरेंट है। वहां डीएल वेक्टर करंट पर लेते हैं, यहां फील्ड लाइंस पर लेंगे क्योंकि फील्ड लाइंस को आप एम्पीरियन लूप कहते हैं। आपको डीएल वेक्टर अगर लेना है तो ऐसे, दिस इज डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर आज करंट पर नहीं लिया जाएगा। एम्पियर्स लॉ जब भी आप पढ़ेंगे, डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर लेना है। फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में। यहां पर अगर आप लेते हैं, दिस इज डीएल वेक्टर। इस फिगर में आइए, डीएल वेक्टर आपको लेना है तो इस सर्कुलर लाइंस पर आपको लेना पड़ेगा। दिस इज डीएल वेक्टर। जो हेडिंग दिए हैं उसी में नीचे यह फिगर सब बना लीजिए और इसके नीचे 2-3 लाइन लिखना है। बायोट सेवर्ट लॉ में डीएल वेक्टर उस वायर में लेते हैं जिस वायर में करंट होता है। एम्पियर्स लॉ में डीएल वेक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर लेते हैं जो करंट के अराउंड होते हैं। वहीं पर पॉइंट देकर के लिखिएगा। पहला पॉइंट में लिखिएगा द क्लोज लूप, द क्लोज लूप which is used, the closed loop which is used in Ampere's law, which is used in Ampere's law is called Amperian loop। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन around the current carrying wire, around the current carrying wire is considered as Amperian loop, is considered as Amperian loop। वहीं पर तीसरा पॉइंट में लिखिएगा द टेंजेंट at a point, the tangent at a point on Amperian loop, the tangent at a point on Amperian loop gives direction of magnetic field, gives direction of
मैग्नेटिक फील्ड। चौथा नंबर में लिखिएगा, इन एम्पियर्स लॉ, इन एम्पियर्स लॉ, उसके बाद डैश दे दीजिएगा और नीचे वाले लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर जो लिखे हुए हैं, इज ऑलवेज टेकन ऑन एम्पीरियल लूप, ऑलवेज टेकन ऑन एम्पीरियल लूप, ब्रैकेट में लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ब्रैकेट में लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस सभी को लिख देने के बाद वहीं पर नीचे ऐसे लिख दीजिएगा, एम्पीरियल लूप और कुछ नहीं है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एम्पीरियल लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही कहते हैं, या क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं, क्लोज्ड फील्ड लाइंस। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग समझ चुके हैं। अब एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है। हम आपको 3 से 4 एप्लीकेशन इसका पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले गॉस लॉ का भी एप्लीकेशन एक कभी न कभी पढ़े थे, उस समय भी 5-6 एप्लीकेशन आपको बताए थे। एम्पियर्स लॉ के भी कुछ एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। वहीं पर नया हेडिंग दे दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। इसी में पहला एप्लीकेशन सबसे हल्का, मैग्नेटिक फील्ड at a point due to infinitely long straight current। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। आज बायोट सेवर्ट लॉ से नहीं निकालेंगे, एम्पियर्स लॉ से। लेकिन हम लोग जो हेडिंग दिए हैं इसमें एक शर्त है, हम लोग उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं जिसका लंबाई इनफाइनाइट है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। छोटा वायर का मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ से नहीं कैलकुलेट होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग का रहेगा लेंथ का, तब एम्पियर्स लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से कैलकुलेशन बहुत आसानी से होता है, गॉस लॉ के जैसा। तो एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं हम लोग और उसमें आई करंट फ्लो करा देते हैं। देखिए यह है स्ट्रेट वायर, इसका लंबाई बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए हैं P, इसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ऐसे इस P पॉइंट पर कितना फील्ड होता है हम लोग पहले से जानते हैं। अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखिएगा, μ0/4π, इसके बाद सब पढ़ा हुआ है हम लोग को, क्या लिखेंगे। जब वायर बहुत लंबा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यही होता है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यही है। आज एम्पियर्स लॉ से यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप
एम्पियर्स लॉ यूज करने का पहला स्टेप, प्रथम स्टेप एम्पीरियल लूप को बनाना। आपको जहां पर फील्ड निकालना है ना, वहीं पर एम्पीरियल लूप को बना दीजिए। देखिए हम एम्पीरियल लूप बना रहे हैं। ये जो बनाया गया है यह है एम्पीरियल लूप। अब चूंकि यहां पर जो सर्किल है वह ये 3D सर्किल है, हम लोग को डीएल वेक्टर इसी में लेना है। इस फिगर में डीएल वेक्टर को दिखाना बहुत आसान नहीं है, बोर्ड पर तो खैर दिखा ही नहीं पाइएगा, इसीलिए हम लोग यहां पर इस फिगर को बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देंगे कि यह करंट जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसा हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। यही फिगर अब ऐसे बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिया गया है, तो सबसे पहले एम्पीरियल लूप बना दीजिए। ये जो देख रहे हैं यही है आपका एम्पीरियल लूप, करंट जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। लूप का डायरेक्शन क्या होगा हम लोग बता सकते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, कहीं पर दिखा दीजिए, यहीं पर है वह पी पॉइंट। जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट जो देख रहे हैं, जिस जगह पर आपको फील्ड निकालना है वहीं पर डीएल वेक्टर बना दीजिए। प्रथम वर्क एम्पीरियल लूप बनाना, सेकंड वर्क उसी पॉइंट पर डीएल वेक्टर को दिखाना जहां पर फील्ड निकालना है। देखिए डीएल वेक्टर को दिखाते हैं, यह है डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर दिखा दिए। फिर नेक्स्ट तीसरा स्टेप, जहां पर डीएल वेक्टर दिखाए हैं वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखाइए। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे, या आप जानते हैं, आपसे पूछा जाए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्या बताएंगे हम लोग? ये जो सर्किल बनाए हैं, ये सर्किल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? टेंजेंट की तरफ। पता नहीं आप लोग आज खाना उना खा के नहीं आए हैं क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला वर्क एम्पीरियल लूप बनाना, दूसरा वर्क डीएल वेक्टर बनाना, तीसरा वर्क फील्ड को दिखाना, अब चौथा इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना। यह इक्वेशन देखिए डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं। सब लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम अकेले मन से लगे हुए हैं। यह इक्वेशन भी पूछे हैं तो एकदम ऐसे साइलेंट हो गए जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहीं पर लिखेंगे बाय एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में अभी अभी पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट आई इंटू, म्यू नॉट के बाद उस करंट को लिखा जाता है जो करंट लूप के अंदर में होता है। तो इसमें तो आई करंट है जो लूप के अंदर है, इसी को लिख दीजिए यहां पर। हालांकि आगे दूसरा एप्लीकेशन सब पढ़िएगा तो उसमें लूप के अंदर करंट नहीं भी रहता। बहुत सारा एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, आने जैसे जैसे समय बीतेगा आप पढ़िएगा। लिख दिया गया। अब आप हमको बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक?
फिर फंस गए आप लोग। डीएल आप कहां लिए हैं? सरकमफेरेंस में पूरा लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। 0 से लेकर 2 पाई आर तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। यहीं से इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, यहां हो जाएगा बी डीएल कॉस 0 डिग्री, ये बराबर हो गया म्यू नॉट आई की। अब कॉस काहे आ गया यह भी बताना होगा, क्योंकि उसमें भी आप लोग परेशान होइएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। कॉस क्यों आया है सो आपको यहां हम बता दिए, और 0 डिग्री क्यों आया है सो यहां फिगर में दिखाई दे रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बी को बाहर निकाल देते हैं, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएल 0 से 2 पाई आर, यही बराबर हो गया म्यू नॉट आई। यहीं से बी, इस पूरे को सोल्व करने पर 2 पाई आर आता है, दैट इक्वल्स म्यू नॉट आई। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R। एम्पियर के नियम का यूज करके इतना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट यहां पर किया गया है। इसी स्ट्रेट वायर को जब बायट-सेवर्ट लॉ से पढ़े थे तो काफी समय लगा था, लेकिन यही है कि यह इनफाइनाइट वायर का केस आपको बताया गया।